तो आगे बढ़ते हैं। तो ये था इसका 5वां युद्ध। उसके बाद में बाबर यहाँ पर युद्ध के अंदर एंगेज ही रहा हमेशा। 1526 के अंदर पानीपत का युद्ध था, 1527 के अंदर खानवा का युद्ध, 1528 के अंदर चंदेरी का युद्ध, 1529 के अंदर घाघरा का युद्ध और 1530 के अंदर बाबर की मृत्यु हो गई थी। ये जो 4 युद्ध है उसमें से अपन यहाँ पे केवल एक ही युद्ध पढ़ेंगे और बाकी थोड़ी बहुत जानकारी अपन लिखेंगे, क्योंकि बाकी वाले युद्ध जो है वो आपको राजस्थान के इतिहास के अंदर लिखवा दिए जाएंगे या फिर लिखवा दिया गया होगा। एक खानवा का युद्ध इंपोर्टेंट है, बाकी वाले युद्ध इतने इंपोर्टेंट है भी नहीं। तो 1530 के अंदर बाबर की जो है वो सब मृत्यु भी हो गई थी। चलो तो अपन आगे बढ़ते हैं। खानवा के युद्ध आपको राजस्थान में पढ़ा दिया जाएगा, बाबर वर्सेस राणा सांगा, बाबर वर्सेस राणा सांगा। हाँ तो है ना 1527 ईस्वी खानवा का युद्ध, बाबर वर्सेस राणा सांगा। तो खानवा के युद्ध के बारे में मैंने जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले कहा ही है कि खानवा के युद्ध के बारे में आपको जो वो है राजस्थान की हिस्ट्री के अंदर आपको पूरा बता दिया जाएगा कि बाबर की तरफ से क्या हुआ था और राणा सांगा की तरफ से किस किसने युद्ध में हिस्सा लिया था और इस युद्ध का परिणाम है वो तो आप लोगों को सबको पता ही है। उसके बाद में अपन देखते हैं नेक्स्ट जो 1528 चंदेरी का युद्ध। चंदेरी के युद्ध अपन लोग देखते हैं बाबर वर्सेस मेदिनी रॉय, ठीक है। 1528 एडी बाद है ना बैटल ऑफ चंदेरी, बाबर वर्सेस मेदिनी रॉय। तो मेदिनी रॉय जो है वो है ना राणा सांगा के प्रमुख सहायकों में से एक है और बाबर को जैसे ही लगा कि आने वाले समय में हो सकता है राणा सांगा एक बार वापस अपनी सेना को इकट्ठा करके बाबर के ऊपर आक्रमण करे, ठीक है, तो इससे पहले अपन जो है वो उनके ग्रुप को थोड़ा बहुत जो है वो है ना कहीं न कहीं है ना समाप्त करने का प्रयास करते हैं। तो इसी चक्कर के अंदर जो है वो बाबर ने चंदेरी के ऊपर आक्रमण किया और चंदेरी के ऊपर आक्रमण किया तो मेदिनी रॉय वर्सेस बाबर एक युद्ध हुआ और इसके अंदर जो साहब है ना मेदिनी रॉय की पराजय होती है और बाबर इस युद्ध में भी जीतता है। उसके बाद में अपन आगे बात करते हैं नेक्स्ट 1529 ईस्वी घाघरा का युद्ध, बाबर वर्सेस अफगान, बाबर वर्सेस अफगान। तो घाघरा का युद्ध वैसे कोई ज्यादा इतना है ना मतलब इसका कोई परिणाम तो वो खैर सेम ही है, मतलब है ना जैसा कि आप लोग है ना समझ सकते हो बाबर इसमें भी जीता था, ठीक है। तो 1528 बैटल ऑफ घाघरा, बाबर वर्सेस अफगान। तो आप देखिए अपने यहाँ पर अफगानों के आगे किसी भी शासक का नाम वगैरह लिखा नहीं है या यहाँ पर कोई शासक नहीं है। लोदी अफगान थे, ठीक है, सल्तनत काल के अंदर। और सारे के सारे अफगान थे वो इब्राहिम लोदी से, सारे के सारे तो नहीं कहूंगा मैं, लेकिन अधिकतर अफगान जो है वो इब्राहिम लोदी से नाराज थे क्योंकि इब्राहिम लोदी का बिहेवियर अपने अमीरों के प्रति ज्यादा अच्छा नहीं था, क्योंकि वो भी अमीरों को बिल्कुल वैसे ही कंट्रोल करने का प्रयास करता था जैसे उसके पिता सिकंदर लोदी ने किया था। लेकिन देखो हर आदमी के लक्षण अलग अलग होते हैं, इसलिए वो तो इसके है ना पिता बहलोल लोदी ने कहा था कि आदमी को अपना नेचर और सिग्नेचर बदलने का प्रयास नहीं करना चाहिए, जैसा है उसको वैसे ही रहने दो, आप जैसे हो वैसे ही रहो, अपने आप को बदलने का प्रयास नहीं करें, किसी से नकल नहीं करें किसी की भी। तो खैर इब्राहिम ने अपने पापा की नकल करी, इस कारण से अफगान नाराज हो गए। लेकिन युद्ध के मैदान में मरने से पहले जो है वो एकदम से इब्राहिम लोदी है ना सभी के सभी अफगानों की नजर में एक हीरो बन गया था, लीजेंड। तो इब्राहिम लोदी का मृत्यु मतलब इब्राहिम लोदी की मृत्यु का बदला लेने के लिए सारे के सारे अफगान इकट्ठे हुए और है ना अफगानों ने कहा कि हमारा इस बार इकट्ठा होने का पर्पस केवल एक ही है और वो है बाबर की पराजय और यहां पर वापस एक बार अफगानों की सत्ता को स्थापित करना। तो सब इस कारण से सारे के सारे अफगान इकट्ठे हुए। लेकिन इस युद्ध के अंदर भी रिजल्ट वही निकला क्योंकि अफगानों में एकता थी नहीं, उनका कोई नेता नहीं था। प्रत्येक टुकड़ी जो है वो अपने अपने नेता की साबेना कमांड के अंदर फाइट कर रही थी, इसलिए उनके बीच में कहीं न कहीं कम्युनिकेशन गैप था और इस कारण से जो है वो अफगान पराजित हो गए। तो वो था घाघरा का युद्ध और 1530 फाइनली जो है बाबर की मृत्यु। तो 1530 के अंदर बाबर की मृत्यु हो गई। तो आपने देखा कि बाबर ने वैसे भी है ना पानीपत के प्रथम युद्ध से पहले भी स्ट्रगल ही किया था, उसके बाद में हालांकि पानीपत के युद्ध में जीत गया, उसके बाद में वापस इसकी राणा सांगा से भी साहब युद्ध होता है, उसमें वो एक बार हारता है, सेकंड टाइम वापस वो जीतता है। लेकिन उसके बाद में भी वो जो इंडिया के अंदर हमेशा एंगेज ही रहा, उसने लगभग हर वर्ष एक न एक युद्ध लड़ा, ठीक है, कम से एक, ये तो है ना बड़े बड़े युद्ध है वरना छोटी मोटी लड़ाइयां तो साथ में छोटी मोटी झड़प तो चलती ही रहती थी। तो अपन देखते हैं 1526 है ना पानीपत, 27 खानवा, 28 चंदेरी का युद्ध, 29 घाघरा का युद्ध और 30 के अंदर उसकी मृत्यु हो गई। अब अपन आगे बात करते हैं बाबर की आत्मकथा, ऑटोबायोग्राफी ऑफ बाबर, ऑटोबायोग्राफी ऑफ बाबर, जिसका नाम है तुजु के बाबरी, जो बाबरनामा के नाम से ज्यादा प्रसिद्ध है। तो बाबर की आत्मकथा तुजु के बाबरी या बाबरनामा। इसकी जो भाषा या लैंग्वेज है वो है चगताई, ठीक है, चगताई तुर्की, या फिर कई बार आपको कहीं पर लिखा हुआ मिलेगा केवल तुर्की।
तो एक्चुअली तुर्की की कई एक पार्ट है चगताई। तो आप ये है ना, ये शब्द याद रखना, इसकी जो लैंग्वेज है वो है चगताई तुर्क या फिर चगताई तुर्की, ठीक है। तो चगताई तुर्की के अंदर इकलौती पुस्तक है जो अपने इंडिया या फिर भारतीय इतिहास के अंदर प्रसिद्ध है, और वो है बाबरनामा, जो है ना चगताई तुर्की में लिखी गई है। बहुत ही इंटरेस्टिंग पुस्तक है। कभी आपका अभी तो खैर एक बार तो आप केवल अपने सिलेबस पढ़ लो या याद कर लो, काम काम की चीजें, लेकिन जब आपका सिलेक्शन हो जाए उसके बाद में जब आप फ्री टाइम हो और जब आपको लिटरेचर पढ़ने की इच्छा हो, तब आप बाबरनामा पढ़ सकते हो। काफी इंटरेस्टिंग तरीके से लिखी हुई है, ठीक है। तो चलें, तो आगे बढ़ते हैं अपन। इसकी ये जो बुक है ये एक्चुअली तुर्की भाषा में लिखी हुई है। अपने यहाँ पे तुर्की भाषा किसी को आती नहीं थी, तो यहाँ पे अधिकतर लोग, जो उस जमाने की बात कर रहा हूँ, आज नहीं, तो अधिकतर लोग वो है फारसी बोलते थे। तो इस कारण से पायंदा खान नामक एक व्यक्ति है, उसने इसका फारसी में अनुवाद किया, ठीक है। और उसके बाद में ये जो अनुवाद है, एक तो ये कंप्लीट नहीं था, एक उसमें कमियां बहुत ज्यादा थी। आपको पता है अनुवाद भले ही आप अच्छे से अच्छा करने का प्रयास करो, लेकिन अनुवाद के अंदर कभी भी वो भाव नहीं आता जो ओरिजिनल भाषा या ओरिजिनल पुस्तक के अंदर होता है। ये तो हमेशा ही होता है। आप भले कितने एक्सपर्ट हो, है ना साहब, उस जो है ना लैंग्वेज के, लेकिन इतना परफेक्ट ट्रांसलेशन कभी होता नहीं है। तो ये सेम बात यहीं पर थी। तो अकबर के समय किसी ने अकबर को जो है वो साहब बाबरनामा सुनाया तुर्की भाषा के अंदर, तब वो बाबर साहब अकबर को अच्छा लगा। अकबर ने कहा यार प्रॉपर नहीं है। तो इस बात पर अकबर के दरबार में एक कवि थे जिनका नाम था अब्दुल रहीम खान खाना। तो ये जो है ना, अकबर ने अब्दुल रहीम खान खाना को बुलाया और कहा कि आपकी एक्चुअली पर्शियन लैंग्वेज भी अच्छी है, आपकी तुर्की लैंग्वेज भी अच्छी है, इसलिए आप एक काम करो, बाबरनामा को जो है वो सब तुर्की भाषा के अंदर ट्रांसलेट कर दो। तब अब्दुल रहीम खान खाना ने कहा बिल्कुल करूंगा मैं। तो उसके बाद अब्दुल रहीम खान खाना ने जो है वो ये बाबरनामा का फारसी में अनुवाद किया अगेन। हालांकि वैसे बाबरनामा का फारसी में अनुवाद कई बार हुआ है, कई अलग अलग लोगों ने किया है, पर ये जो ट्रांसलेशन है वो थोड़े ज्यादा प्रसिद्ध है, ठीक है। इसके बाद में जब अपने यहाँ पे अंग्रेज आ गए, तो उसमें से किसी एक अंग्रेज ने ना बाबरनामा किससे सुने, बाबरनामा किससे साहब है ना सुने, तो अंग्रेजों को अच्छे लगे। तो फिर सब अंग्रेजों ने पूछा ये कौन सी बुक है, तो वो किसी अंग्रेज ने कहा पूछ के बताता हूँ। तो उसके बाद पूछा तो पता चला ये सब बाबरनामा नामक पुस्तक है। तो फिर अंग्रेजों ने कहा यार इसका एक ट्रांसलेशन तो बनता है। तो इसलिए बाद में जॉन लीडेन और विलियम आर्स्किन, यदि आपको पूरे नाम याद नहीं रहे, आप तो इतना याद कर लें कि लीडेन और आर्स्किन दो ये आदमी थे, इन्होंने जो है वो इसका वापस इंग्लिश के अंदर अनुवाद किया, और वो भी अनुवाद जो है वो अच्छा चला। हालांकि बाद में ब्रिजी करके एक आदमी था, उसने भी इसका जो है वो इंग्लिश में अनुवाद किया था। फिर एक कोई फ्रांसीसी व्यक्ति था, ठीक है, पावेत दी कार्तले, उसको इसका जो है सब इंग्लिश वर्जन अच्छा लगा, इसलिए इसने उसका फ्रेंच ट्रांसलेशन किया। तो ये कभी कभार इस प्रकार के प्रश्न भी आते हैं। तो अपन अब्दुल रहीम खान खाना ट्रांसलेटेड इट इनटू पर्शियन एट द टाइम ऑफ अकबर। ये वही रहीम खान खाना है जिनके आप लोग या हम लोग दोहे सुनते हैं, अब्दुल रहीम, ठीक है, अब्दुल रहीम खान, वो खान खाना, ये अकबर के नवरत्नों में से एक थे। इनके बारे में अपन बाद में पढ़ेंगे अच्छे से। तो ये एक्चुअली कवि थे, ठीक है, मतलब कवि तो क्या थे, हिंदी के कवि थे। और ये जब भी फ्री टाइम मिलता था तब ये हिंदी भाषा के अंदर दोहे लिखते थे, जैसे रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चिटकाए, टूटे से फिर ना मिले, मिले तो गांठ पड़ जाए। तो ये वही रहीम जी है ना। विलियम एर्स्किन एंड जॉन लीडेन ट्रांसलेटेड इट इनटू इंग्लिश लैंग्वेज। तो इन्होंने इसका इंग्लिश भाषा के अंदर अनुवाद किया। पावेत्ती कार्तले ने फ्रांसीसी भाषा में इसका अनुवाद किया। सो पावेत्ती कार्तले ट्रांसलेटेड इट इनटू फ्रेंच लैंग्वेज। तो मैं आपको हमेशा आमंत्रित करता हूं हर बैच के अंदर कि इसका हर भाषा के अंदर अनुवाद हो चुका है सिवाय राजस्थानी के। तो आप में से यदि किसी को राजस्थानी भाषा अच्छे से आती है तो आप भी इसका सब है ना अनुवाद कर सकते हो। तो हम लोग यहाँ पे साहब है ना पढ़ना आरंभ कर देंगे कि फलाना राम जी ने इसका राजस्थानी भाषा के अंदर अनुवाद किया। हीरो बन जाओगे आप, आपकी कसम, ठीक है। चलो लो तो आगे बढ़ते हैं। अरे बैठ मत जाना कोई ट्रांसलेट करने के लिए ना, पढ़ लो एक बार पहले, मतलब आरएस बन जाओ, उसके बाद में फिर देखना। क्या पता मैंने ऐसे यूं कार कोई बैठ जाए अभी सारी कहेगी अरे फटो बाड़ो रे वीडियो, अपन तो करेंगे ट्रांसलेशन और बनेंगे हीरो। कोई हीरो वीरो नहीं बनना अपने को ना। अब देखो, मैंने आपको कहा है कि बुक्स के जो प्रश्न है वो मेंस के अंदर आते हैं, तो वो है ना बाबरनामा इस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आरपीएससी के अंदर तो आता ही है, यूपीएससी के अंदर यदि इन फ्यूचर आप यूपीएससी की तैयारी करते हो तो मैं आपको बता दूं, यूपीएससी के अंदर मुगल काल की एक पुस्तक का प्रश्न लगभग प्रतिवर्ष आता है। मतलब है ना, कभी कभार मिस होता है वरना आता ही आता है। और ये बाबरनामा तो हर 4-5 साल बाद में पूछा जाने वाला एक प्रश्न है कि बस वो एक्चुअली इंफॉर्मेशन चाहते हैं बाबरनामा के बारे में, लेकिन उनके प्रश्न पूछने की शैली, उनकी जो स्टाइल होती है वो थोड़ी सी अलग होती है, तो वो डिफरेंट स्टाइल में पूछते हैं। मतलब सवाल वही होता है लेकिन थोड़ा घुमा घुमा के पूछते हैं।
तो आप हमेशा ध्यान रखें, कभी भी किसी भी पुस्तक के बारे में आ जाए, आपको बोले कुछ भी पता नहीं हो, तो ये जो पहली लाइन है वो तो आपको लिखनी है कि इस पुस्तक के अंदर बाबर जो है वो भारत की राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक एवं आर्थिक स्थिति का वर्णन करता है। अब बोले कोई भी लेखक हो, उसने यदि इंडिया के बारे में लिखा है तो वो डेफिनेटली इंडिया की राजनीतिक, धार्मिक, सामाजिक, आर्थिक स्थिति के बारे में वर्णन करेगा ही करेगा। आपको ही कहा जाए कि आप तो दो पेज या 10 पेज के अंदर अपनी पुस्तक लिख लो, तो भी आप कहीं न कहीं थोड़ा बहुत वो है सब इकोनॉमी, पॉलिटी है ना, ठीक है, इनके बारे में कुछ न कुछ तो आप लिखोगे ही लिखोगे बुक के अंदर। तो ये जो है वो पहली लाइन यही है, ही डिस्क्राइब या फिर बाबर डिस्क्राइब द पॉलिटिकल, सोशल, रिलीजियस एंड इकोनॉमिक सिचुएशन या कंडीशन ऑफ इंडिया। He mentioned about two kings, वह दो राजाओं का उल्लेख करता है अपनी पुस्तक के अंदर, दो भारतीय शासकों का उल्लेख करता है, ठीक है। मेंशन अबाउट टू किंग्स। कृष्णदेवराय डिस्क्राइब हिम एज द मोस्ट पावरफुल किंग ऑफ इंडिया। एक्चुअली बाबर ने इंडिया पर अटैक करने से पहले इंडिया को स्टडी किया था ढंग से, और स्टडी करने के बाद में इसने जब इंडिया की मैप के अंदर आप देखना, वर्तमान में जहां पर कर्नाटका है वहां पर था इस जमाने में कृष्णदेवराय का शासन पूरा का पूरा। तो वो बाबर कहता है कि इंडिया का सबसे पावरफुल रूलर जो है उसका नाम है कृष्णदेवराय। लेकिन बाबर ने कहा कि मुझे इतना पता है कि कृष्णदेवराय बहुत बहुत ज्यादा शक्तिशाली है, लेकिन मुझे इतना भी पता है कि मैं जहां पर आक्रमण कर रहा हूं वहां से कृष्णदेवराय का शासन बहुत दूर है, इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि इन फ्यूचर कभी उसका और मेरा सामना होना इम्पॉसिबल है। तो इस ये भी बाबर ने पूरी पूरी बात जो है वो है ना व्यक्त की। सेकंड नंबर वह उल्लेख करता है राणा सांगा का, और राणा सांगा के शौर्य और पराक्रम की प्रशंसा करता है बाबर, ठीक है। राणा सांगा प्रेज अबाउट इट्स वलूर, ठीक है। तो वो इसके बारे में भी उल्लेख करता है, वो कहता है कि राणा सांगा करके एक और व्यक्ति है। तो बाबर और राणा सांगा आपस में है ना सब है ना दुश्मन थे, लेकिन जो बाबर था वो राणा सांगा का फैन था। तो वो तो अपनी पुस्तक के अंदर राणा सांगा के बारे में खुल के लिखता है, लंबा चौड़ा चैप्टर, और वो कहता है कि जब मैं काबुल में था तब मेरे पास एक बार एक व्यापारियों का समूह आया और उन्होंने मुझे एक्चुअली राणा सांगा के बारे में बताया। तब मुझे ऐसा लगा कि ये व्यापारी कुछ महिमा मंडन ज्यादा ही कर रहे हैं। तब मैं केवल हंस के मैंने कहा ऐसा संभव ही नहीं है। क्यों? क्योंकि उस व्यापारियों के समूह ने कहा था कि साहब एक कोई साम्राज्य है, एम्पायर है जिसका नाम है मेवाड़। तब बाबर ने कहा हाँ मैंने उसके बारे में सुना है कि वहां का जो है ना शासक है उसका नाम है सांगा। तो बाबर ने कहा हाँ मैंने कभी नाम तो सुना हुआ है। तो का साहब वो जो भी युद्ध लड़ता है उसके अंदर हमेशा जीतता है, और एक ऐसा शासक जो हमेशा फ्रंट पे खड़ा रहता है, इकलौता सबसे आगे, और उसके बाद में है ना वो जो साहब है ना बाकी वाले सैनिक, और वो युद्ध के अंदर अपने सैनिकों के साथ सब कंधे से कंधा मिलाकर चलता है। तब बाबर कहता अच्छी बात है ये। फिर वो सब व्यापारियों के समूह ने कहा पर सर के हमने ये भी सुना है कि उसके एक हाथ नहीं है, एक पैर नहीं है, एक आंख नहीं है, और शरीर के ऊपर 80-84 घाव है, और वो रात दिन इन घावों का दर्द कभी कम नहीं हो, इसलिए उनके ऊपर बैठा बैठा यूं नमक मिर्च कुछ न कुछ रगड़ता ही रहता है, और एक्चुअली स्किन डेड हो चुकी है, इसलिए उसको कोई फर्क पड़ता ही नहीं है आजकल घावों से। तब बाबर हंसा और कहा कि ये केवल बातें हैं, इसमें वास्तविकता कहीं पर भी नहीं है। फिर ये बाबर कहता है कि मैं आगे बढ़ते बढ़ते पंजाब तक आया। मैं जैसे जैसे राणा सांगा की तरफ या फिर दिल्ली की तरफ बढ़ता जा रहा था, वैसे वैसे मैं ना राणा सांगा के बारे में प्रशंसाएं सुनता जा रहा था, और फाइनली मुझे कुछ ऐसे लोग भी मिले जिन्होंने मुझसे कहा कि ये सारी बातें सही है, इवन ये तो कम है कि राणा सांगा अपनी स्पीड के लिए प्रसिद्ध है। राणा सांगा युद्ध के मैदान में जिधर से गुजरते हैं उस तरफ भाई साहब कोई भी जिंदा बचता ही नहीं है, और दुश्मनों को बिल्कुल गाजर मूली की तरह काटा जाता है। तब ये जो बाबर कहता है कि हालांकि दुश्मन है लेकिन फिर भी मैं एक बार उस आदमी को देखना चाहूंगा वास्तव में ऐसा होता है क्या। तो इसलिए ये जो बाबर ये भी मेंशन करता है। हालांकि बाबर लास्ट में राणा सांगा के ऊपर एक आरोप भी लगाता है, कहता है कि राणा सांगा ने मुझे एक्चुअली इब्राहिम लोदी पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित किया था, और है ना मुझे कहा कि मैं इस तरफ से अटैक करूंगा और तुम इस तरफ से अटैक करना, ताकि हम दोनों मिलकर जो इब्राहिम लोदी को पराजित करेंगे, मारेंगे। पर आधुनिक इतिहासकार इस बात से सहमत नहीं है। आधुनिक इतिहासकार कहते हैं कि ये बाबर यहाँ पे झूठ बोल रहा है कहीं न कहीं। क्यों? क्योंकि राणा सांगा ने अपने खुद के लेवल पर इब्राहिम लोदी को 2-2 बार पराजित किया था। तो फिर अब तीसरी बार पराजित करने के लिए इब्राहिम लोदी की बाबर की आवश्यकता क्यों थी? इसलिए वो लोग कहते हैं झूठ बोल रहा है ये। खैर, लेकिन फिर भी जो है वो है ना वो सब बाबर ये झूठा आरोप भी लगाता है। अब पता नहीं झूठा या सच्चा वो तो भगवान जाने, लेकिन ये आरोप लगाता है, लेकिन फिर भी शौर्य की प्रशंसा करता है। और हालांकि अपने सैनिकों का
थोड़ा है ना उत्साहवर्धन करने के लिए अपने सैनिकों को भाषण देता है, अपनी पुस्तक में भी लिखता है वो, और वो लिखता है कि ये काफिर जिस तरफ से गुजरता है उसके सम्मान में 300 मुस्लिम शासकों के झंडे झुक जाया करते हैं। ऐसा एक्चुअली क्या हुआ कि इसने अपनी सेना को जोश दिलाने के लिए ऐसा भाषण दिया होगा, और बाद में इसने यही बात अपनी पुस्तक में लिख ली। तो आधुनिक इतिहासकार इस बात से भी सहमत नहीं है। आधुनिक इतिहासकार कहते हैं कि राणा सांगा हालांकि महान योद्धा, लेकिन फिर भी आसपास में 300 मुस्लिम साम्राज्य नहीं थे। आप 10 लिख लो वो भी ज्यादा है, ठीक है। तो ये भी अतिशयोक्तिपूर्ण एक बार मतलब एक तरफ से वर्णन है, वो मतलब कहता है। लेकिन फाइनली बाबर ये भी लिखता है कि मैंने सब है ना सांगा के बारे में सुना है कि उस व्यक्ति को युद्ध के मैदान में मारकर गिराना इम्पॉसिबल है, असंभव है। और बाबर की ये बात सही हुई कि साहब खानवा के युद्ध में सांगा घायल, तो सांगा के लोग जो है वो सांगा को लेकर चले गए। सांगा को जैसे होश आया, और सांगा को होश आते ही सांगा खड़े होते ही एकदम से क्या हुआ युद्ध का रिजल्ट, तो वो किसी का शर्म हार गए। चलो ठीक है, अब भी गब्बी चलते हैं अपन, मेरा घोड़ा लाओ, मेरी तलवार लाओ, अपने लोगों को प्रिपेयर करो, अब भी गब्बी जाते हैं, जीत के आते हैं। तो वो बाकी वाले सरदारों ने कहा अब ये देखो इनके है ना, अब डोगरे की जची हुई है, जाने के जाएगा ही जाएगा, खुद के तो पता नहीं होगा या नहीं होगा, हम लोगों को सबको मरवाएगा। तो उसमें से किसी ने कहा हाँ जाएंगे जाएंगे। राणा सांगा ने कहा जाएंगे जाएंगे क्या होता है, अब भी गब्बी जाएंगे, मेरा घोड़ा और तलवार लाओ। तो उन्होंने कहा हाँ जाएंगे, लेकिन जाने से पहले आप एक बार ये दवाई पी लो, काढ़ा पी लो। तो ऐसे करके काढ़ा ला के दिया। तो वो सांगन का बस एक मलाना काढ़ा पी के चल रहे हैं, तो हाँ बिल्कुल चल रहे हैं। तो वो काढ़ा पिया, तो काढ़े के अंदर एक्चुअली जहर था, तो वो सांगा की मृत्यु हो गई थी। तो बाबर ये सारी बातें जो है वो अपनी पुस्तक के अंदर है ना इनका जो है वो पूरा वर्णन करता है।